हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन और मैं लेकर हाजिर हूं संविधान की सार्थक सीरीज की क्लास नंबर 4, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, यानी इंग्लिश में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में आज हम लोग बड़े डिटेल से जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें 30 आपके एमसीक्यू होंगे, उनके आंसर समझेंगे हम। आंसर के साथ साथ उससे भी जो एक्सप्लेनेशन बनेगा उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला आज का जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए? ये प्रश्न हजारों बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है जहां पर संविधान का जिक्र है। तो आप याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के जो विचार हैं वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड एक देश है और आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन के आसपास ये देश स्थित है। और आयरलैंड से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए। आयरलैंड में 1937 को इस डीपीएसपी को उन्होंने भी अपनाया था। इसको देखेंगे, संविधान के सब जो होती हैं व्यवस्थाएं किसी न किसी देश से प्रभावित हुई। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था और आयरलैंड से भारत ने प्रभावित होकर के इसको ऐड किया। तो ये संविधान है, दुनिया भर के देशों की व्यवस्थाएं हैं, जिस देश में सफल होती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वहाँ के देशों द्वारा अपनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से आया, तो ये अलग अलग देशों से आता जाता रहता है जब जैसी व्यवस्थाएं समय की मांग होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में है? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की 3 क्लासें पढ़ ली, जिसमें पहली क्लास में हमने संविधान के कुछ मिसलेनियस प्रश्न पढ़े थे। फिर हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा जो कि ज़्यादा पूछा जाता। फिर हमने प्रियम्बल पढ़ा कल। आज हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत हिसाब से देखना है। एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड क्वेश्चन है ये। बहुत सरल आंसर इसका है, बस आपको सीक्वेंस जानना है। आर्टिकल और अनुच्छेद, यानी आपके जो भी आर्टिकल होते हैं यानी अनुच्छेद होते हैं, वो सीक्वेंस में आप आराम से याद कर सकते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात करता है, भाग 3 आपके फंडामेंटल राइट की बात करता है। तो आगे 12 से 35 तक हम लोग जब बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आपका आता है डीपीएसपी। तो उसमें भाग 4 कौन सा आंसर होगा आपका? भाग 4। अब भाग 4 इसमें 2 जगह लिखा है, लेकिन भाग 4 में 4A अलग बात है। डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा, लेकिन भाग 4 में 36 से 51 के बीच में जिसका जिक्र किया गया वो कौन सा है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, दोनों चीज हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? जैसे आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ये ऐसे तत्व हैं, ये राज्य को इंगित करते हैं कि राज्य कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करे। ये संविधान में हमारे बाध्यकारी नहीं है। राज्य को इंडिकेटर का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि राज्य को कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहिए। जहाँ चाहिए होता है वहाँ पर जबरदस्ती का काम नहीं होता है। संविधान में ये बड़े अच्छे से स्पष्ट बहुत सारी चीजें हैं। तो डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? अबाध्य योग यानी नॉन जस्टिसेबल। जैसे हमने कल प्रियम्बल पढ़ा था कि उसके लिए आप किसी प्रकार के कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसे ही राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य आपकी रोड नहीं डलवा रही तो उसके लिए आप कोर्ट चले जाएंगे। अबाध्य योग है, उसके लिए राज्य विचार करेगा, वो अलग चीज़ है। पीआईएल अदर के मांग से डिमांड रखी जा सकती है, लेकिन इसमें जबरदस्ती कहीं से नहीं हो सकती। ऑप्शन बी। आगे देखें, किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन में मूलभूत माना गया? देखिए, हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में हर एक आर्टिकल में कुछ न कुछ बातें की गई हैं। तो डीपीएसपी को किस आर्टिकल में देश के शासन में मूलभूत माना गया, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 35 तक डीपीएसपी के बाद 36 जो होता है वो राज्य की परिभाषा की बात करता है, और 37 में देश के शासन के लिए जो मूलभूत डीपीएसपी उसके जिक्र किया गया है आर्टिकल 37 में। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? आज आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा होंगे। ग्राम पंचायत जो आगे चल के पंचायती राज व्यवस्था बनता है, आर्टिकल आपके 243 से उधर संशोधन होता है, और शेड्यूल भी आपका चेंज होता है। 11th और 12th शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ भी जुड़ती हैं 73 और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये आपको याद रखना है। संविधान के डीपीएसपी में पहले से ग्राम पंचायत की बात की गई थी, तो आर्टिकल 40 ऑप्शन
बी। अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायत की बात करता है और संविधान में ग्राम पंचायत की बात करने का मतलब है कि भारत गांव का देश है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की बहुत पहले से रही है। ग्रामीण विकास ही भारत का वास्तविक विकास होता है, ये आप जानते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत पूछा गया भाई साहब और वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसको बोलते हैं, समान नागरिक सहायता हिंदी में बोलते हैं, और इसको किस अनुच्छेद में ऐड किया गया है तो आपको ये बताना है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी के इसकी बात की गई है, यूसीसी की। और भारत का एकमात्र राज्य है गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन सी। देखिए आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको याद रखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबके अपने अपने अलग अलग काम है, इसलिए इनको अलग रखने की बात की गई है। आपको याद रखना आर्टिकल 50 में, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से एकदम अलग रखने की बात की गई है इस अनुच्छेद में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी राज्य का काम है कि ऐसा नहीं है देश भर के लिए, राज्य का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बढ़ाए और राज्य की और आसपास पड़ोस के जो देश हैं उनकी सुरक्षा की बढ़ाने की बात करे। कहीं इस प्रकार से राज्य शोषणकारी न बने, शांति फैलाने का काम करे। तो हमारा डीपीएसपी बताता है, ये बताता है आर्टिकल 51 में। आप याद रखिएगा अनुच्छेद 51 इसकी बात करता है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में निहित है? आपको याद रखना हमारे संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान पहले स्पष्ट रूप से नहीं था। फिर आर्टिकल 39D ये विधिक सहायता वाला है और उसी में इसको ऐड किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं से रिलेटेड पुरुषों और महिलाओं को बराबर से वेतन देना चाहिए। इस व्यवस्था को डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 की डी में ऐड किया गया। ऑप्शन बी। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन बहुत जरूरी है, इसको करना हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी, नैतिकता है, कर्तव्य भी होना चाहिए। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में कहाँ जोड़ा गया है ये आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 42 में संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रियम्बल में चेंजेस हुआ, बहुत सारी व्यवस्थाओं में चेंजेस हुआ, इसमें पर्यावरण पर भी फोकस किया गया है। आर्टिकल 48A डीपीएसपी में जोड़ा गया। 42 में संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यहाँ पर आप देखेंगे जो राज्य को पर्यावरण संरक्षण और वन जीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 42 में संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में कौन सा प्रावधान किया गया है? देखिए आप अपने आप से आंसर लगा सकते हैं किस में किया गया है। ऑप्शन डी, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी बढ़ना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों डीपीएसपी में संशोधन करने के बाद ओवरऑल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और डीपीएसपी के बारे में किसका कथन था? ये बैंक इस प्रकार से, जैसे बैंक का चेक होता है ना, और बैंक की इच्छा है, यदि वो चाहे तो इसका भुगतान करे और ना चाहे तो ना करे। ये डीपीएसपी के बारे में किसका कथन है? केटी शाह, एक बहुत बड़े हमारे संविधान से जुड़े व्यक्ति थे केटी शाह जी, उन्होंने वक्तव्य दिए, संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? डीपीएसपी का मतलब क्या है हमारे संविधान में? क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोक कल्याणकारी राज्य। क्या है? ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना होता है। और डीपीएसपी 3 प्रकार से वर्णन करते हैं, गांधीवादी, उदारवादी और कहीं ना कहीं समाजवादी। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना एक बहुत बड़ा काम रहता है डीपीएसपी का, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों की जो
मूल आवश्यकता है उनको पूरा किया जा सके और एक ऐसा राज्य बनाए जहाँ पर सभी प्रकार के नागरिकों को समान रूप से व्यवस्थाएं मिलें और सभी लोग कल्याण हो सबका, यानी सब लोग खुश रहें। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में क्या बदलाव किया गया? देखिए, पहले जो डीपीएसपी था 2002 तक, इसमें क्या था कि इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों की देखभाल की बात की गई थी, लेकिन इसमें अब नई चीज जोड़ी गई 86 में संविधान संशोधन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल की। 6 वर्ष से कम आयु की, यानी जो आंगनबाड़ी, बाल वाटिका ये सब होते हैं, इसको ऐड किया गया है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, हम कृषि करें, खेती करें, पशुपालन भी करें, लेकिन इसमें क्या टेक्नोलॉजी के साथ नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, क्योंकि जिस समय देश की मांग थी, भारत को एक अच्छा देश, विकसित देश बनाने की भावना के साथ संविधान में चीज़ें ऐड की गई। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि ऑप्शन सी में ही फिर ऐड किया गया आपका पर्यावरण संरक्षण वाला 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48A। आगे देखते हैं हम लोग, काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ को बंद किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप याद रखिएगा, आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 42 बात करता है कि जो भी महिलाओं हैं, मातृत्व अवकाश जैसी बात होती है, प्रसूति सहायता यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी सहायता की जाए, राज्य क्या व्यवस्था करेगा, इसके लिए आर्टिकल 42 बताता है। आगे देखते हैं, सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 43B किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, हमारे देश में सहकारी संघवाद की व्यवस्था धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है, पहले थी, अब हमारा जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद पर काम करता है। उससे पहले हमारे देश में बहुत सारी सहकारी समितियां थीं, तो उनको संविधान में संशोधन करके प्रॉपर रूप से महत्व दिया गया। ये कौन सा संशोधन था? आपको याद रखना, 97 में संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से क्या किया गया है? सहकारी समितियों को आर्टिकल 43B में जोड़ा गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक रूप हितों के संवर्धन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पर आर्टिकल आपको याद रखना होगा, कौन सा आर्टिकल है आपका? 46। कितना नंबर? 46 नंबर आपका आर्टिकल है, ऑप्शन बी, जो आपका बताता है SC ST और आप अन्य कमजोर वर्ग से हैं तो आपके लिए राज्य व्यवस्था करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश किस आर्टिकल में है? तो आप आराम से देख सकते हैं, आर्टिकल 47 आपका राइट आंसर होगा। शराब पर प्रतिबंध की बात करता है, यानी नशीली चीज़ों पर स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, राज्य उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रावधान कर सकता है। 20वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रीय महत्व के हमारे, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे हैं वो कौन से में आएंगे? आपके 49 में। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं हमारे वो आएंगे 49 नंबर आर्टिकल में। 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता। 49 में आप क्या स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के हैं। 48 में वन्य जीव संरक्षण। तो ये आपको ऐसे याद करना है, आराम से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? याद रखिएगा, गांधी जी ग्रामीण व्यवस्था के बहुत बड़े पक्षधर थे। ये पहला आर्टिकल तो एकदम सही है आपका, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को भी बहुत बड़े वो समर्थक थे। और फिर अपने आप जब 2 ऑप्शन है तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी 3 विचारधाराओं से प्रभावित है हमारा डीपीएसपी। संविधान में कहीं लिखा नहीं है लेकिन ये भावनाएं दिखाई देती हैं। किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए? मूल ढांचा, क्योंकि ये संतुलन स्थापित होगा तब मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो प्रभावी होगा। कौन सा था? मिनर्वा मिल्स मामला। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में
डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा डीपीएसपी में कौन सा नया अनुच्छेद प्रावधान जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन आय स्थिति अवसरों की समानता को कम करना, अनुच्छेद 39 निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों में श्रमकारों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण। तो याद रखिएगा क्योंकि 1978 में 76 में तो आपका 42 हुआ। 44वां संविधान संशोधन जब संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया गया और कहीं ना कहीं उसको हटाने के बाद क्या किया गया, विधिक लीगल बनाया गया, तो फिर उसको डीपीएसपी में भी संशोधन करना पड़ा कि आय स्थिति और अवसर की असमानता को राज्य कम करने का प्रयास करे। आर्टिकल 38 पॉइंट उसका सब क्लॉज 2 में ये बात की गई है, ऑप्शन ए। कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत तथा सहकारिता के आधार पर संवर्धन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? कुटीर उद्योग, आप याद रखिएगा कुटीर उद्योग की बात करता है 43, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुटीर उद्योग जानते हैं आप, जो ग्रामीण स्तर पर बहुत छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो उनसे क्या होता है, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है वो मजबूत होती है, लोगों को स्वरोजगार मिलता है और लोगों को अपने घर के आसपास ही काम की व्यवस्था हो जाती है। पीआर अंबेडकर जी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस भाग या प्रावधान को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था? तो आप स्पष्ट जब डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट आंख बंद करके लगा देना, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का समाजवादी सिद्धांत नहीं है? देखिए समाजवादी सिद्धांत स्पष्ट है, जब गांधीवादी 40 होगा आपका ग्राम पंचायतों का गठन, यदि ये हो गया तो बाकी के 3 क्या होंगे आपके सोशलिस्टिक सिद्धांत होंगे। तो ये 40 में क्या है, गांधीवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत नहीं है। यदि राज्य डीपीएसपी में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो नागरिक कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते, किसी भी अदालत में आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये अबाध्य योग है, आप बाध नहीं कर सकते, किसी प्रकार का केस दायर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद हम लोग पढ़े, भाग देखते हैं। भाग 4 से बाहर संविधान के अन्य भागों में निहित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? अनुच्छेद 335 में सेवाओं में एससी एसटी के दावे, अनुच्छेद 350 में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास। ये कौन सा है भाग? पूरा का पूरा सही है इसका। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं राज्य को इंगित कर रहा है कि व्यवस्थाएं करिए, सेवाओं में एससी एसटी को जो आरक्षण की व्यवस्था है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए और हिंदी भाषा का विकास के लिए राज्य काम करे। ये सब चीज़ें डीपीएसपी से प्रभावित हैं। आज के सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के बीच मुख्य अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट नकारात्मक है जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है, बिल्कुल सही है। और एफआर बाध्य योग्य जबकि डीपीएसपी गैर बाध्य योग्य है। एफआर का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के स्थापित करना है जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ये सब के सब ऑप्शन सही है क्योंकि अबाध्य योग्य है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट बाध्य योग्य, आप कोर्ट जा सकते हैं। इसमें फंडामेंटल राइट नकारात्मक है, क्यों? क्योंकि राज्य पे रोक लगाते हैं और डीपीएसपी राज्य को सलाह देते, निर्देश देते, इसलिए सकारात्मक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न होगा हमारा, संविधान की आत्मा और चेतना के रूप में ग्रेनबॉल ऑस्टिन ने किन 2 भागों को एक साथ वर्णित किया है? आप याद रखिएगा संविधान की आत्मा और चेतना दोनों जो बात की गई है वो ऑप्शन बी में आपकी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की। ग्रेनबॉल ऑस्टिन बहुत बड़े ये जो संविधान के विशेषज्ञ हुए हैं, इन्होंने भारतीय संविधान पर एक अपना विस्तृत विचार रखा, कई सारी पुस्तक लिखी और उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के 2 भाग मुख्य रूप से भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 डीपीएसपी, ये दोनों के दोनों भाग क्या हैं? एक प्रकार से हमारे चेतना का केंद्र है, संविधान की आत्मा और चेतना के केंद्र है। ये याद रखना, संविधान की आत्मा और चेतना के केंद्र की बात करते हैं, ऑप्शन आपको याद रखना है यहाँ पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के आपके 30 प्रश्न। फंडामेंटल राइट हमने पढ़ लिया, आज डीपीएसपी भी हम पढ़ चुके हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। तो ये आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।
ये सार्थक सीरीज है। हमारा प्रयास मतलब आपको कुछ सार्थक चीज़ें बताई जाएँ जो आपके हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल हों और आप संविधान को ऐसे ही थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और साथ ही साथ आपके प्रश्नों की इसमें प्रैक्टिस भी हो। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्ज़ाम लवर्स के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।